हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 9th के लिए अनुस्वार व अनुनासिक व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं रचना अग्रवाल आपके अपने चैनल भाषा के अभिलाषा यूट्यूब पर उपस्थित हूँ। आप सभी की परीक्षाएं चल रही हैं। समय समय पर कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। उस थोड़े से डाउट को आपके अपने चैनल पर बड़ी तन्मयता व एकाग्रता से पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हर विद्यार्थी इन वीडियोस को एकाग्रता से देख ले व समझकर अंत में दिए गए प्रश्न अभ्यास को एज अ रिवीजन समझकर करें व आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर कंसेप्ट्स को क्लियर करें व पक्का भी कर लें, ताकि परीक्षाओं में उनके उत्तम अंक आ सके। आओ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना है। स्वरों के उच्चारण में, जब भी हम स्वरों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलने में यदि हवा केवल नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, जैसे हम सांस लेते हैं उसी प्रकार उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? एक शिरोरेखा, शिरोरेखा कहते हैं जो भी हम हिंदी की शब्दों के ऊपर, हिंदी के किसी भी शब्द के ऊपर जो ये एक स्लीपिंग लाइन टाइप ही कहते हैं, इसको शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा के ऊपर जो हमने बिंदी लगाई है, इसको ही हम अनुस्वार कहते हैं। इस चिन्ह को अनुस्वार या बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपने देखा उदाहरण, पंखा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लाइन है शिरोरेखा है, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। अगला वर्ड है गंगा, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो बिंदी लगी है गंगा आदि। अब ये जानते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। जैसे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, अंग अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग होता है डॉट के लिए। क से लेकर प तक, क, ये देखिए क, च, ट, त और देन प, ये आपके वर्ग होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन, जो कि आपने 8th में पढ़े होंगे। क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो जो ये हमारे पहला वर्ग का पहला जो होता है, लाइन का जो पहला अक्षर है, उसी के अनुसार ही इस वर्ग का, इसको हम बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं ट वर्ग और इसको बोला जाता है त वर्ग और आखिरी होता है हमारा प वर्ग। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क से प वर्ग तक, अर्थात हर वर्ग का पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये पांचों 1 2 3 4 और ये म 5, जब ये पांचों वर्ण किसी भी शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर इन वर्णों के स्थान पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद यानी कि पंचम वर्ण के बाद य, र, ल, व तथा ह आने पर वर्ण अपने मूल रूप में ही रहता है, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। देखिए अ, म, म आ गया, म आधा है, ये हमारा पंचम वर्ण है, प फ ब भ म, लेकिन म में क्या लगा है? ल। ये देखिए, ये रहा यहाँ से ल, ल आने पर इसके में इसको अनुस्वार नहीं बना, वर्ण एज इट इज लिखा गया। दूसरा वर्ड आता है तुम्हारा, म लिखा है लेकिन उसके बाद क्या आ गया? हमारा ह आ गया। ये देखिए, ये वाले पांचों वर्ण ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे चारों, य, र, ल, व, और ये ह जो है ये हमारे श, श, स, ह जो है हमारे ऊष्म व्यंजन का पार्ट है। ये ऊष्म व्यंजन का पार्ट है, ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। जब पहले मैंने स्पर्श व्यंजन बताए, ये हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, और ह जो है वो आपका ऊष्म व्यंजन का एक छोटा सा पार्ट है, उसी का ही, उसी में से लिया गया उदाहरण है ये, तो वहां पर नहीं प्रयोग होता। उसके बाद आप देखिए मान्यवर, मान्यवर, मान्यवर में न, देखिए न हमारा कहाँ पर है? स्पर्श व्यंजन में, त थ द ध न,
पंचम वर्ण है, लेकिन य आने पर, ये रहा आपका य आने पर, तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम अनुस्वार यानी कि बिंदु नहीं बनाते हैं, इनको हम एज इट इज लिखा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार में बिंदी का प्रयोग होता है, ये लेकिन जब अनुस्वार में आपके अनुस्वार के बाद अनुस्वार जो बिंदी बनने वाला वर्ण है उसके स्थान पर अगर उसके बाद हमारा य र ल व अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन का ह अगर आपका प्रयोग हो रहा है तो वहां पर हमारा वर्ण जो है वो लिखा जाता है, उसका अनुस्वार नहीं बनता। तुम्हारा, मान्यवर आदि, ये था हमारा अनुस्वार। अब हम आ जाते हैं अनुनासिक में। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में जब हम अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते हैं, हम उनको अर्थात बोलते हैं, तो हवा जो है मुंह से और नाक, नासिका मतलब नाक दोनों से निकलती है। आप बोल करके देख लिए, आपके मुंह में भी वाइब्रेशंस होंगी और नाक से भी आपकी हवा जो निकलती है उसमें भी। इसका चिन्ह जो होता है क्या होता है, शिरोरेखा के ऊपर एक अर्धचंद्र बनाया जाता है और उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, शिरों के ऊपर लगाया जाता है, और इस चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्रमा होता है ऐसे, और उसके ऊपर बिंदु, तो चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसमें भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो भी ये क्या है, जब शिरोरेखा पर स्वरों की मात्रा लगी हो वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने उदाहरण देखा है, क्यों, देखो क्यों में देखो आप ओ की मात्रा आ गई, ये हमारी शिरोरेखा है, स्लीपिंग लाइन। हिंदी हमारी ढकी हुई रहती है हमेशा, ये आदर भाव है। संस्कृत और हिंदी हमारी हमेशा शिरोरेखा से ढकी रहती हैं, और इसीलिए क्या होता है, अब ये देखो शिरोरेखा पर ऊपर मात्रा आई ओ की, ओ के साथ हम चंद्र बिंदु कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। शिरोरेखा के ऊपर ए की मात्रा है, वहां पर फिर चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, तो हम वहां पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमारे फिर शिरोरेखा के ऊपर हमारी ओ की मात्रा है आ रही है, तो हम वहां पर चंद्र बिंदु ना लगाकर बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे तथ्य की तरफ चलते हैं अनुनासिक के, तो वह तथ्य हमसे क्या कहता है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कदापि इसके उचित प्रयोग ना होने से, उचित प्रयोग अगर कभी नहीं किया तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। हंस वर्ड में आपने हंस लगा दिया, आपने कहा वह हंस रहा है। अरे भाई, हंस तो पक्षी होता है और हंस एक क्रिया है। ये क्रिया और वर्ड को डिफरेंशिएट, ये देखिए ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है। वर्ब और नाउन में कितना अंतर है, एक खाली बिंदी का फर्क है। ये देखिए हंस, हंसना क्रिया है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है यानी कि अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। हंस एक पक्षी का नाम है जिसको कि आप स्वैन बोलते हो, और उस पे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसमें बिंदी लगा दी और उसको हमने क्रिया में कर दिया। आज अगर आप जैसे लैपटॉप से या मोबाइल से इन शब्दों को अगर आप वो करने की कोशिश करते हो, लिखने की कोशिश करते हो, तो आप जनरली देखेंगे कि हंस के लिए हंस वर्ड चंद्र बिंदु जल्दी से नहीं आता, वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर हंस ही आता है। तो आजकल अपवाद के रूप में उसका भी प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन अगर सही मायने में समझेंगे तो हंस जो है वो क्रिया है और हंस जो है एक पक्षी है। तो जब क्रिया वर्ड आएगा तो अनुनासिक का प्रयोग होगा, और अगर जब हमारा नाउन शब्द आएगा तो हमारा अनुस्वार का प्रयोग होगा। हमेशा स्मरण रहे कि उच्चारण के आधार पर अनुनासिक जो है वो स्वर है, वह अनुस्वार जो है व्यंजन है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है अनुस्वार अनुनासिक स्वर है या व्यंजन है, अनुस्वार स्वर है या व्यंजन है। अनुनासिक स्वर का पार्ट है, अनुस्वार व्यंजन का पार्ट है, क्योंकि अनुस्वार में व्यंजन के पंचम वर्णों को ही हम बदलकर बिंदी बनाते हैं, बिंदु बनाते हैं उसी को। और अनुनासिक में हम मात्राओं के ऊपर स्वर का प्रयोग होता है, तो स्वर की मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि प्रयोग न किए जाने पर अर्थ बदल जाते हैं। कई बार शब्द लिख दिया बद, अरे भाई बद का बद, दरवाजा बंद कर दे, क्या नहीं, दरवाजा बंद कर दो, तो बंद करने में बिंदी आ जाती है। बद मतलब बुरा और बंद मतलब बंद करना। काटा, काटा काटना क्रिया, कांटा पौधे का नुकीला भाग कांटा, तो कांटा के ऊपर हमने क्या लगाया, चंद्र बिंदु, काटना और कांटा पौधे का नुकीला भाग।
तो ये थे हमारे हम याद रखने वाली चीजें। बद में अगर हमने बिंदी नहीं लगाएंगे तो बंद करना, बद और बंद करना। काटा, काटना, कांटा, पौधे का नुकीला भाग। तो ये हमने अनुस्वार और अनुनासिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे बताए हुए अनुस्वार और अनुनासिक में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, एक बिंदी और चंद्र बिंदु का अंतर है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको पढ़िए ध्यान से और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपके लिए जो शब्द लेके आई हूँ, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके पुनः लिखिए। शक, व्यजन, मजन, नदन, सग, फदा, ककड़, गगा, अतर, कघा, कंचन, चगा, तुरग, मयक, पतग, सवाद, वंश, वशज। अब हम इसको करते हैं तो हम इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? प्रोनाउंसिएशन ये हो जाता है हमारा शंख, व्यंजन, मंजन, नंदन, संग, फंदा, कंकड़, गंगा, अंतर, कंघा, कंचन, चंगा, तुरंग, मयंक, पतंग, संवाद, वंशज। ये अनुस्वार के प्रयोग हुए। ये देखिए मैंने सब इसके लिखे हुए हैं। शंख, व्यंजन, मंजन, नंदन, संग, फंदा, कंकड़, गंगा, अंतर, कंघा, कंचनचंगा, तुरंग, मयंग, पतंग और संवाद और वंशज। ये उसके आंसर कीज हैं। अगला आ जाता है अनुनासिक में। आंचल, भंवर, सास, कुवारा, फांसी, दांत, बूंद, चाँद, अधरा, पाँच, गाँव, लड़किया, सांप, कापना, अंगूठा, गलतिया, बाधरा, आंगन, आधी, चांदी। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। आंचल, आ के ऊपर अनुनासिक। भंवर, सांस, कुंवारा, फांसी, दांत, बूंद, चांद, अंधेरा, पाँच। गांव, लड़कियां, कोई भी चीज प्लूरल में बनाई जाती है आ एंडिंग वाली, उसमें हमेशा चंद्र बिंदु लगता है। लड़कियां, सांप, कांपना, अंगूठा, गलतियां, बांधना, आंगन, आंधी, चांदनी। तो ये क्या है हमारे, ये अनुनासिक के थे। ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। देखिए, आंचल, भंवर, सांस, कुंवारा, फांसी, दांत, बूंद, चांद, अंधेरा, पाँच, गांव, लड़कियां, सांप, कांपना, अंगूठा, गलतियां, बांधना, आंगन, आंधी और चांदनी। उम्मीद है सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, और आप 4 नंबर के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी एकाग्रता से, जो भी स्टूडेंट हैं, कृपया अपने प्रश्न पत्र को, पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बड़े ध्यान से पढ़िए। आपके प्रश्न पत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस को आप लोगों को भले ही कक्षा में ना बताया गया हो, जो भी क्लासेस आपकी हुई उसमें नहीं बताया गया हो, लेकिन आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने सभ्य भी हैं और समझदार भी हैं कि क्वेश्चन की जो हेडिंग होती है, प्रश्न जो होता है, उसको पढ़ करके आप उसका उत्तर ज्ञात कीजिए। जितने शब्दों में कहा गया है उतने ही शब्दों में कृपया आप अपने उत्तर को लिखने का अभ्यास कीजिए। उससे ज्यादा शब्दों में आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और टीचर ने नंबर, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर ने 2 के 3 नंबर नहीं करने हैं उसके। इसलिए हम क्यों ज्यादा समय बर्बाद करें, जितनी हमें जरूरत है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 लाइनों से ज्यादा मत लिखिएगा, 3 नंबर को क्वेश्चन के लिए 6 लाइनों से ज्यादा मत लिखिएगा। आप सोचते रहेंगे, आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। नंबर आपको टीचर ने 2 या 3 या 5 में से ही देने हैं। कृपया मेरी इस बात को गांठ मार लीजिए, क्योंकि अभी आप 9th में हैं, अगले साल आप लोग बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो कृपया मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं इसी प्रकार के छोटे छोटे से जो टिप्स हैं मैं अपनी हर वीडियोस में देती हूँ। आप उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए और उन पर लागू कीजिए। ये आपके अपने चैनल भाषा की अभिलाषा पर जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। न्यू लर्नर्स के लिए ये है कि उसे मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही आपको आगे दूसरे मित्रों की भी आपको हेल्प कर पाएंगे। उनको किसी प्रकार का डाउट है तो हो सकता है मेरी वीडियोस देखकर उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
धन्यवाद। मैं रचना अग्रवाल फिर आपसे दोबारा मिलूंगी भाषा की अभिलाषा पर।